अरे चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने लास्ट क्लास में जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को पढ़ना शुरू किया था। हमने उसमें ये देखा था कि सर शेयर्स वो कंपनी इशू करती है, कंपनी इसलिए इशू करती है ताकि एक आइडेंटिफिकेशन का सोर्स रहे, शेयर होल्डर्स को पहचाना जा सके कि जी ये कंपनी का मालिक है और ये नहीं। इसके बाद शेयर होंगे वो कंपनी का ओनर होगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि जनाब कंपनी जब भी शेयर इशू करती है सर पार वैल्यू को हम शेयर कैपिटल में डाल देते हैं। इससे ओवर एंड अबव जो पैसे रिकवर होंगे वो शेयर प्रीमियम में जाएंगे। कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उसको हम रिटेन अर्निंग में डाल देंगे और फिर हम रिटेन अर्निंग से क्या पे करेंगे, डिविडेंड्स देंगे। वो डिविडेंड कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डिविडेंड बोनस की फॉर्म में भी हो सकता है। सिर्फ एक वार्म अप के लिए हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, सिर्फ आपको वार्म अप कराने के लिए, जब तक ये नवाब के बच्चे और आ जाए। ठीक है जी। सर ये सवाल में मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फौरन से बना के दो, शाबाश। ये कंपनी का पहला साल है, ठीक है जी, शाबाश। अगले 3 से 4 मिनट में बन जानी चाहिए। और देखते जाएं कि आपको कितने कॉलम बनाने, ठीक है जी। मैं सबसे पहले देखूं तो सर मैंने शेयर्स इशू किए 50,000 शेयर्स, 10 रुपए वाले स्टार्ट ऑफ द ईयर के ऊपर। तो एक मेरे पास हेड आ गया शेयर कैपिटल, ठीक है जी। इशुएंस ऑफ शेयर्स, ठीक है जी, कितने 50,000 रुपए, 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए हो गया। फिर आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट को हम डाल देते हैं रिटेन अर्निंग्स में। कितने का जी, 2 लाख रुपए, ऐसा ही है। फिर उसने कहा जी हमने 10% कैश डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड 10% ऑफ व्हाट, दिस शेयर कैपिटल, कितना जी, ये यहां से निकल गया। फिर उसने कहा जी हमने 5% बोनस भी दिया, ये भी इसी शेयर कैपिटल का, कितना 5% इस 25,000 यहां से निकलेगा और इधर ऐड हो जाएगा। फिर सर बोनस के बाद फर्दर शेयर इशू किए आप। अच्छा प्रीमियम पे इशू किया तो सर इसकी पहले अमाउंट निकाल, 20,000 शेयर हैं, 10 रुपए तो चला जाएगा कैपिटल में और 5 रुपए चला जाएगा प्रीमियम में, ऐसा ना। 15 रुपए की अमाउंट है तो 10 कैपिटल में चला जाएगा कितने, 2 लाख रुपए और प्रीमियम। तो इसका मतलब है हमें एक और हेड खोलना पड़ेगा शेयर प्रीमियम का भी। यहाँ आ जाएंगे 2 लाख, यहाँ आ जाएगा 1 लाख, ऐसा। ये हो गया 7, इधर ऐसा है। यही है मेरे बच्चों, एक स्टेप आगे बढ़े, आज की हम चीजें शुरू करें। तैयार, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई इशू? लास्ट क्लास में हमने चीजें कवर की थी, इसमें ऐसा कोई मसले वाली बात होनी नहीं चाहिए, ऐसा। सब मिलता जुलता सवाल ही हमने किया था, वैल्यूज मैंने चेंज किया था। तो मैं बताया हम ऑलरेडी कोई 13 मिनट ना वेस्ट कर चुके, सिर्फ इस इंतजार में कि कोई बगैर तो उठ के आएंगे तो हम उनको पढ़ाना शुरू करें। जल्दी पहुंचो यार। अच्छा जी, सर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा दोस्त, देखिए ये कंपनी है, ये कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है जी। मुझे बताओ एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ कितने किस्म की ट्रांजैक्शंस करती है, क्या क्या करती है? एक शेयर होल्डर अपने कंपनी के साथ क्या ट्रांजैक्ट करता होगा? एक तो ये कि जी कंपनी उसको शेयर इशू करती होगी, ऐसा। यानी मैं ऐसे कह दूं शेयर्स इशूएंस, ऐसा। एक तो शेयर इशू होता है, और सर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, और
अपेरेंटली हम इसको बोनस शेयर इशू करते हैं, ऐसा ऐसे ही है ना, ऐसा है या नहीं है? अच्छा, अब जरा कंपेयर करो, एक बंदा है जिसने कंपनी को उधार दिया, ये कौन है जी? कंपनी का लेंडर है, इसको तुम पे करते हो इंटरेस्ट, और इस बंदे को पे करते हो डिविडेंड, ऐसे ही डिविडेंड किसको देते हो? शेयर होल्डर्स को, और इंटरेस्ट किसको देते हो? लेंडर को देते हो। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है या नहीं है? आप जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, आप प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हो? इंटरेस्ट माइनस कर दो, ऐसा। फिर आपके पास जो नेट प्रॉफिट आता है, इसको आप कहां ले जाते हो? इसको आप लेके जाते हो रिटेन्ड अर्निंग, ऐसा। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पीएनएल, ऐसा। रिटेन्ड अर्निंग किस स्टेटमेंट में आ रहा होता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आ रहा होता है, ऐसा। रिटेन्ड अर्निंग यहां आ रहा होता है। अब बताओ, रिटेन्ड अर्निंग में से इंटरेस्ट माइनस करूं दोबारा? नहीं, क्यों? इंटरेस्ट ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है, और वो प्रॉफिट आप फिर लेके गए हो किसमें? रिटेन्ड अर्निंग में। अब बताओ सर, ऐसे कर सकता हूँ कि जो डिविडेंड है, ये भी प्रॉफिट में से माइनस कर दूं? बाद में नहीं, मतलब भाई जिस तरह आपने इंटरेस्ट दिया प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, तो डिविडेंड भी जो दिया वो भी प्रॉफिट में से माइनस कर दो, क्या टेंशन है? कर देना चाहिए ना। दोनों ने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी ने एक को सूद दिया, आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। एक को डिविडेंड दे रहे हो, कह रहे हो यहाँ प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर। अच्छा सुनो बेटा, देखो ये चीज है ना, लॉजिकली क्लियर कर लो। आप लोग ना एक मशीन की तरह ऑपरेट करते हो, जो आपको टीचर आके आपको फीड करता है वही फिर आपके जहन में चल रहा होता है। मैकेनिक्स आपकी बहुत अच्छी होती है, कॉन्सेप्ट कद्दू नहीं होता आप, ठीक है? नहीं, हमें कोई टेक्निकल बात करनी नहीं है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, प्रॉफिट पे आपने क्या पे करना है? टैक्स पे करना है, ऐसा है कि नहीं? टैक्स पे करना है ना। टैक्स किसको देना है आपको? गवर्नमेंट को देना है। और सुनना, एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए का, उसमें से इंटरेस्ट दिया 10 रुपए का, कितना प्रॉफिट बच गया? 90 का। इस 90 पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आपने दिए 27 रुपए का टैक्स, साल दे रहा हूं, 30% के हिसाब से आपने 27 रुपए का टैक्स दे दिया। बाकी कितने रह गए? ये आपने दे दिए, ये आपने डाल दिए रिटेन अर्निंग, डन। और फिर रिटेन अर्निंग से आपने देना होता है डिविडेंड, यही आपने पढ़ा है। अगर मैं डिविडेंड उठा के यहां से माइनस कर देता प्रॉफिट में से, ठीक है जी, मैं ऐसे करता, मैं कहता जी प्रॉफिट है 100, इंटरेस्ट कितना जी 10, बाकी सारा डिविडेंड हमने शेयर होल्डर को सब दे दिया, 90 रुपए पूरा डिविडेंड दे दिया, क्या बचा? गवर्नमेंट क्या लेगी? गवर्नमेंट टैक्स लेगी, कुछ बचेगा ही नहीं। सर हम जो साल के एंड में प्रॉफिट कमाया करेंगे, घर ले जाया करेंगे, गवर्नमेंट कहेगी भी टैक्स, हम कहेंगे जी वो तो एक्सपेंस हो गया, तो गवर्नमेंट कहेगी एक्सपेंस कैसे हो गया? हम घर ले गए, गवर्नमेंट ने कहा ये कौन सा एक्सपेंस है कि मालिक पैसे घर ले जाए तो एक्सपेंस? हमने कहा वो जो सूदखोर लेके जा रहा है उस पर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है। उसने कहा सूदखोर कंपनी का मालिक नहीं है। सर तो दुनिया की हर कंपनी अपना सारा प्रॉफिट उठा के डिविडेंड के तौर पे दे देगी और किसी को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। तो सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये दुनिया की जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज हैं, उन्होंने एक चीज को ये क्लियर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि जो बाहर के बंदों को आप सूद पे पैसा सूद दे रहे हो वो एक्सपेंस है, जो शेयर होल्डर को दे रहे हो वो एक्सपेंस नहीं है, वो अप्रोप्रिएशन है। क्या है वो? जब वो मालिक पैसा लेकर आता है, क्या वो इनकम ट्रीट होती है? मालिक जब पैसा लेकर आता है क्या एंट्री पास करते हो? कैश डेबिट और शेयर कैपिटल इनकम में तो नहीं डालते हो ना उसको। तो जब वो पैसा लेके जा रहा है तो फिर काहे की इनकम, काहे का एक्सपेंस? तो याद रखना डिविडेंड एक एक्सपेंस इसलिए नहीं है कि अगर डिविडेंड को एक्सपेंस मान लिया जाए तो सर प्रॉफिट बचे ही नहीं टैक्स के लिए कुछ, सारे का सारा प्रॉफिट मालिक को एंड में घर ही लेके जाएगा। तो अगर वो घर लेके जाएगा तो हर कंपनी का प्रॉफिट एंड में क्या रिपोर्ट हो रहा होगा? 0। ऐसा है कि नहीं? तो सर याद रखिएगा, मालिक को हम पैसे कब देते हैं? टैक्स देने के बाद। जब टैक्स देने के बाद पैसा बच गया ना प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट हम डालते हैं रिटेन अर्निंग में और फिर वहां से हम डिविडेंड देते हैं, ऐसा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब भी आप अपने शेयर होल्डर्स के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे,
बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, जब क्वालिफाई हो जाओगे उसके 20 साल बाद भी ये रूल याद रखना, तो बहुत काम आएगा तुम्हारे, हर जगह तुम्हारे मत्थे लग रहा होगा। जो ट्रांजैक्शन शेयर होल्डर्स के साथ होती है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट नहीं करती। जो ट्रांजैक्शन शेयर होल्डर्स के साथ होती है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट नहीं करती। उनको डिविडेंड दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट नहीं होगा। उनसे पैसे लोगे, कभी प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट नहीं होगा। तो शेयर होल्डर के साथ जो ट्रांजैक्शन होगी, इट विल नेवर एवर इंपैक्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा? आप बताओ, डिविडेंड देंगे एक्सपेंस है या नहीं? सर, डिविडेंड कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, डिविडेंड अप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है? यस सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। पक्का? ये नोट करें सर, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। जिस कौम से सुबह 9:30 बजे उठा नहीं जाता ना, या कोई भी शेड्यूल फॉलो नहीं किया जाता, वो लायक नहीं है कि वो क्वालिफाई हो, अनलेस कि वो घर पे अपना टाइम देता हो प्रॉपर। मैं इसी बात कर रहा हूँ। जी, तुमने बाद में देखना है, वो तो मैं तुम्हारे टैक्स का टीचर बताएगा कि कितनी दफा टैक्स लगता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ इंडिविजुअल बिजनेस करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कंपनी बना के करना नुकसानदेह। इंडिविजुअल का टैक्स 25% है, कंपनी का टैक्स 30% है। इंडिविजुअल पे जो टैक्स लगता है वो घर ले जाता है पैसे, कंपनी पे टैक्स अलग लगता है, जब शेयर होल्डर के हाथ में जाता है उस पर टैक्स अलग लगता है। ठीक है जी। तो ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कंपनी बनाना एक अजाब है, एक गुनाह है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी रखो, वो ज्यादा बेहतर है। किसी दुकान वाले का आज तक किसी एफबीआर के ऑफिसर ने हिसाब लिया? ले भी नहीं सकता ना। अगर यही दुकान वाले पे लाजमी होता कि कंपनी बनाए, तो फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एससीबी के पास जमा करवाना होता, नहीं तो आगे सील कर देता होगा। ठीक है ना? आप कभी पाकिस्तान से बाहर जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जैसी कंट्रीज में, इनमें दूध की दुकान तक जो है वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होती है, क्योंकि उसका टैक्स रेट कम होता है। कितने लोगों ने बेसिक फिल्म में, पता नहीं तुम लोगों को पूछना भी चाहिए नहीं पूछना चाहिए, कितने लोगों ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है? नहीं देखना, कभी जब बालिग हो जाओ तब देखना। देखिए ना, हाँ, उसमें एक वर्ड वो यूज करता है, पिंक शीट स्टॉक्स है। देखिए ना, पिंक शीट स्टॉक्स क्या होती है? छोटी छोटी कंपनी होती है, किसी ने एक गैरेज खोल लिया है तो उसका नाम उसने रख दिया गैराज का कि जी ये एक पिंक शीट स्टॉक है, रजिस्टर करा दी कंपनी, उसके शेयर्स बिक रहे होते हैं। ठीक है ना? तो पाकिस्तान इज वे बैक, अभी पत्थर के दौर में चल रहे हैं। जिम्बाब्वे की स्टॉक मार्केट हमसे ज्यादा ज्यादा स्टेब्लिश है। अमेजिंग बात पता है क्या है? पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट दुनिया के बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ जिम्बाब्वे, आईकैस जो है ना, उसकी दुनिया में ज्यादा रिकग्निशन है फॉरेन बॉडीज के साथ, ज्यादा जो है ना रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट जिम्बाब्वे से सीए करो, आपको आईसीएडब्ल्यू ऑनर भी मिल जाएगा। आई कैप से सीए करो, आपको आईसीएडब्ल्यू के 2 पेपर्स देंगे, उसके बाद जाके आपको आईसीएडब्ल्यू देंगे। ठीक है? तो हम क्लेम करते हैं जी नंबर 1 हर चीज में। ठीक है जी, हमारे मासूम अवाम भी मानते हैं कि हम नंबर 1 है भाई। ठीक है ना? हर चीज में हम नंबर 1 है। ठीक है जी, बड़े आगे। तो पहली चीज बेटा अपने ध्यान से निकाल दो कि हम नंबर 1 नहीं। ठीक है? ताकि आपको अपनी औकात के हिसाब से काम करने में आसानी है। अच्छा जी, आप सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, बोर्ड पे देखना दोस्त। मुझे एक बात बताओ सर, ये कंपनी का पहला दिन है, 1 जनवरी 2009। कंपनी का साल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2009। ठीक है जी, अज्यूम करो हमारा दिसंबर ईयर एंड है। बोर्ड पे देखना, कोई बंदा इधर उधर नहीं दिखेगा। ठीक है? 31 दिसंबर 2009 पे साल खत्म हो गया। अब हमने बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने,
बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? आखिरी दिन ही बैठ के बना ले हम, या 2-3 दिन ले हम? सर 2-3 दिन नहीं सर, महीने लग जाते हैं, महीने लगते हैं। ऐसा क्यों? सर बहुत सारी चीजें ईयर एंड के बाद आगे पता चलती है। बिजली का बिल ईयर एंड के बाद आएगा, लोगों से लेन देन होता है, कितने पैसे रिसीव हुए कितने नहीं हुए, इसका हिसाब करते करते सर महीने गुजर जाते हैं। तो याद रखना, कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर को नहीं बना सकती है। उसके लिए उसको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। अच्छा, फिर ऑडिट भी होता है। ये क्या चीज है भाई? ऑडिट क्या है? सर एक इंडिपेंडेंट बंदा आता है, वो चेक करता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए। ठीक है जी, तो वो ऑडिट करेगा, उसमें भी लगेगा टाइम। तो आम तौर पे एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होते होते बनते 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 कोई 3 महीने लग जाते, यानी हम जाके फारिग होते कब? 31 मार्च को। ऐसा। अब बताओ, कंपनी ने 2009 के पूरे प्रॉफिट को देखते हुए डिविडेंड देना है। 2009 के पूरे प्रॉफिट को देखते हुए क्या देना है? डिविडेंड देना है। प्रॉफिट फाइनलाइज ही कब हो रहा है? अगले साल जाके। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी 2009 में बैठ के 2009 का डिविडेंड? मुश्किल है सर बहुत। ठीक है जी, वो अंदाजे से डिविडेंड देगा, लेकिन वो फाइनल नहीं होगा, अंदाजे से देगा वो कि भाई इतना प्रॉफिट हो सकता है तो मैं डिविडेंड दे दूं। आमतौर पर सर डिविडेंड दिया जाता है साल खत्म होने के बाद। तो जब साल खत्म हो जाता है, 31 दिसंबर के आसपास होते हैं, हमें पता चल जाता है जी 2009 का प्रॉफिट है कितना एक्चुअल, तो उस पर हम डिविडेंड देते हैं। ऐसा। अब बताओ, कंपनी जो फाइनल डिविडेंड देती है 2009 का, वो किस साल में देती है? 2010 में देती है। ऐसा। तो याद रखना, हर साल का जो फाइनल डिविडेंड होता है वो हमेशा कब मिलता है? नेक्स्ट ईयर जाके मिलता है। कब मिलता है? नेक्स्ट ईयर जाके मिलता है। ऐसा। अब सुनो, जब 2009 का डिविडेंड हमने 2010 में दिया तो शेयर होल्डर ने बहुत गालियां दी हमें, यार ये क्या तरीका है, पूरे साल इंतजार किया, फिर 3 महीने आराम करो, तुम लोग ने और इंतजार कराया। तो कंपनी ने कहा ठीक है, अगली दफा से हम डिविडेंड देंगे 2 हिस्सों में। डिविडेंड देंगे हम किसमें? 2 हिस्सों में। हम 6 महीने पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और आधा डिविडेंड यहां दे देंगे, और आधा हम देंगे कब? अगले साल। ऐसा, नेक्स्ट ईयर में। तो बताओ हमारे पास कितने टाइप के डिविडेंड होगा? 2 टाइप के। एक साल के दौरान मिलेगा, वो हाफ ईयर या 9 महीने 8 महीने के प्रॉफिट पे मिलेगा, और फिर उसका फाइनल वर्जन कब मिलेगा? अगले साल के एंड पे। तो उसका मतलब है कंपनी के 2 डिविडेंड्स होते हैं, एक इंटरिम, इंटरिम का मतलब जो साल के दौरान मिल रहा है, और एक फाइनल। तो फाइनल डिविडेंड हमेशा कब मिलेगा? अब बता, 2010 में इंटरिम डिविडेंड 2010 में मिलेगा, 2010 का मिलेगा, और फाइनल डिविडेंड 2009 का मिलेगा। ऐसा। हर साल उसी साल का इंटरिम डिविडेंड मिलता है और पिछले साल का फाइनल डिविडेंड मिलता है। अब बताओ 2011 में हमें किस साल का फाइनल डिविडेंड मिलेगा? 10 का फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड 2011 की मिलेगी। देखो 6 महीने में हमारा एक प्रॉफिट आ जाता है, हम अराउंड उसका 50-60% बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर एक डर भी लगा रहता है कि आगे के 6 महीने में अगर लॉस आ गया तो भी अजाब बन जाएगा। हम तो ऑलरेडी बांट चुके हैं काफी सारा। ठीक है ना, तो बड़े मोहतात अंदाज से लोग एक रीजनेबल प्रॉफिट बांट देते हैं। ठीक है, और बहुत कम कंपनीज ऐसी है जो इंटरिम डिविडेंड देती है, कोई फिक्स परसेंटेज नहीं। ठीक है जी, वो तो कंपनी की मर्जी है, इवन प्रॉफिट होते हैं वो भी डिविडेंड ना दे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं 2012 में इंटरिम डिविडेंड किसका है? 2012 का है। और 2012 में फाइनल डिविडेंड किसका है? एक चीज अब और सुन लेना सुकून से, जब तक कंपनी फाइनल डिविडेंड ना दे दे पिछले साल का, कंपनी अगले साल का इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकती। कंपनी ये नहीं कर सकती है कि मार्च में पिछले साल का फाइनल डिविडेंड दे और फेब में उससे पहले उसी साल का इंटरिम डिविडेंड दे दे। ये नहीं हो सकता। ठीक है जी, याद रखना। तो एग्जाम में भी ये याद रखना, सीक्वेंस क्या होगा? पहला फाइनल डिविडेंड आएगा, उसके बाद उस साल का इंटरिम डिविडेंड आएगा। ये याद रहेगा, फौरन से लिखिए इसको, समझना। ये है मिस्टर ए, ये है बी, ये है सी। 3 लोग हैं इन्होंने कंपनी फॉर्म की। इसके पास है 51% शेयर्स। कितने? 51 शेयर्स है इसके पास, और 51% बनते हैं सर। इसके पास 29 शेयर है, कितने हुए? 80। इसके पास 20 शेयर है। ऐसा। कंपनी के सारे डिसीजंस कंपनी के शेयर होल्डर्स लेते हैं,
ठीक है जी, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं। और हर डिसीजन के लिए आपको 50% वोटिंग पावर चाहिए होती है। कितनी? 50% से ऊपर या 50% मेजॉरिटी वोटिंग पावर चाहिए। ऐसा मुझे एक बात बताओ, कंपनी के जितने डिसीजन हैं ए लेता है और बी और सी उसको अपोज नहीं कर सकते, क्यों? सर ए के पास 50% से ऊपर राइट शेयर्स हैं और मेजॉरिटी उसके पास है, तो वो जो डिसीजन लेता है ले लेता है, बी और सी को खाते में नहीं लाता। ऐसा ऐसा है ना? अच्छा जी, अब सुनना जरा गौर से। ये रोज आता है, बी और सी को गालियां देता है और बेचारे चुप करके बैठे होते हैं। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, ये इन सब का ना बिजनेस मैनेज करने का काम जो है ना वो मिस्टर एक्स करते हैं। ये कंपनी के डायरेक्टर है। और तो सुन, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, मिस्टर एक्स को बी और सी ने थोड़े पैसे खिलाए और कहा एक काम करो, कंपनी के नए शेयर इशू करवा दो। क्या करो? 10 नए शेयर इशू करवा दो कंपनी के, और इशू करवाओ मिस्टर डी को। इसको मिस्टर डी को। सर ए की एब्सेंस में, ये बिल्कुल फर्जी केस बता रहा हूँ, ए की एब्सेंस में एक्स ने डी को कंपनी के 10 शेयर इशू करवा दिए। अब बताओ कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 110। ए के पास कितना शेयर है? 51। तो अगर मैं 51 को 110 से डिवाइड करूं तो क्या अब ये 50% बनता है? नहीं, कितना बनता है सर? कितना? 46%। क्या मैं कह सकता हूं कि मिस्टर ए की पावर एज अ कंट्रोलर डाइल्यूट हो गई? क्या हो गई? डाइल्यूट हो गई। मिस्टर ए की पावर एज अ कंट्रोलर क्या हो गई? डाइल्यूट हो गई। क्यों? क्योंकि कंपनी ने नए बंदे को शेयर इशू कर दी। ऐसा है कि नहीं? अब बताओ सर, क्या बी और सी को गालियां दे सकता है? सर बी सी और डी उठा के उसको बाहर फेंक देंगे कंपनी से। अब नहीं, अब खत्म हो गया। ऐसा है? मुझे बताओ, क्या ये ए के साथ नाइंसाफी है? है, बिल्कुल है भाई। वो कंट्रोलर था, उससे पूछे बगैर कैसे शेयर इशू हो गए? उसकी इजाजत के बगैर कैसे शेयर इशू हो गए? उसकी तो पावर डाइल्यूट हो गई। तो सर लॉ ने एक रूल पास किया कि आइंदा के बाद जब भी शेयर इशू होंगे, आप पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछोगे कि भाई तुम लोगों को शेयर्स चाहिए तो तुम लोग ले लो, और किस रेशो में लो? जो तुम्हारे ऑलरेडी शेयर्स के रेशो हैं 51, 29 और 20, इसी रेशो में तुम्हें शेयर्स ऑफर होंगे। तुम मना करोगे तो फिर क्या होगा? फिर शेयर बाहर वाले को ऑफर करेंगे। ऐसा? तो मुझे एक बात बताओ, जब शेयर नए शेयर इशू हो रहे होते हैं तो पहले किसको ऑफर किए जाते हैं? ये पुराने शेयर होल्डर्स का राइट है एज पर लॉ। ये पुराने शेयर होल्डर्स का राइट है, इसलिए इन शेयर्स को कहते हैं राइट शेयर्स। क्या कहते हैं? राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मतलब वो शेयर जो कंपनी सब्सिक्वेंटली इशू करे, लेकिन पहले ऑफर करे किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किस रेशो में? उसी रेशो में। यानी अगर कंपनी ने 10 शेयर ऑफर करने तो कितने शेयर ए को ऑफर करे? 5.1। कितने शेयर बी को ऑफर करे? 2.9। और कितने शेयर सी को ऑफर करे? 2 शेयर। ऐसा? यानी किस रेशो में ऑफर करे? इनके एग्जिस्टिंग रेशो में। और अगर ये कहेंगे जी हमें नहीं लेना, हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर क्या करे? फिर ये बाहर वालों को ऑफर करे। लेकिन पहला राइट किसका है? अब बताओ सर, अगर ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसी रेशो में ऑफर हो जाते तो क्या एक ही पावर डाइल्यूट होती? नहीं सर। तो इसका मतलब है कंपनी ने हर दफा जब शेयर इशू करने होते हैं तो वो पहले किसको ऑफर करेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ऐसा? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मना करेंगे तो क्या होगा? और याद रखना, कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको मना नहीं करता। इसकी वजह क्या है? मेरे पास 500 शेयर है, मैंने क्या कौन सा कद्दू काट लेना है? 500 शेयर है मुझे, उसने कहा जी 5 और खरीदना। मैंने कहा 50 500 से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं 5 और आ जाए। सी बेचारा गरीब आदमी है, सी को कहा कि आपको 2 शेयर देने, उसने कहा मैं 20 लेके कौन सी तंबू खाड़ रहा हूं मैं, जो तुम मुझे 2 और दे दोगे। ऐसा है नहीं है सर? राइट शेयर हमेशा मार्केट से काफी कम वैल्यू में इशू होते हैं। मार्केट से जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रही होती है ना शेयर की, नए शेयर उससे कम पे इशू होते हैं। क्यों? ताकि वो खरीदे जाए। अदरवाइज लोगों के पास क्या इंसेंटिव? एक शेयर मार्केट से मिल रहा है, वहां से ले लो। कंपनी नए शेयर इशू करेगी, वो कौन लेगा? राइट शेयर्स की हमेशा मार्केट प्राइस क्या होती है? कम होती है। ऐसा है? अब बताओ राइट शेयर्स है क्या? जी बेटा।
ले, हाँ बिल्कुल अलाउड है पार्शल। वो इवन यहाँ तक अलाउड है कि ये कहे कि मुझे सारे चाहिए, सारे चाहिए, और ये वो लेके पब्लिक में भेज दे, टेंशन नहीं। ना सारे का मतलब जितने उसके शेयर है, जितने उसको मिलने, ठीक है ना। बी और सी की तो मर्जी चलेगी ना, वो अपने शेयर सरेंडर करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। इवन जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करे, बाहर जाके भेज दे। वो कहे जी मुझे कुछ लेने, कुछ नहीं लेने, कुछ लेके बाकी बाहर भेज दे। वो ये भी कर सकता है कि सारे लेके अरे बाहर भेज दे, वो टेंशन नहीं। सारे ले, सस्ते दामों ले, और फिर थोड़ा टाइम बाद महंगे दामों भेज दे बाहर, ठीक है जी। नहीं सब में भाई, पब्लिक लिमिटेड में सबसे ज्यादा होता है ये। आप खुद सोचो, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, तुम्हें अब समझ आना शुरू हो जाएगी। एक एक बंदा है मियां मंशा, नाम सुना है? नवाज शरीफ का एक जमाने में बड़ा अलाई था वो, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी, ठीक है, बड़ा बिजनेसमैन है वो। उसमें से एक बैंक है उसका एमसीबी। एमसीबी बैंक जो है वो मियां मंशा का बैंक है, ठीक है जी। नहीं पता? पता है, पता चल गया, वेरी गुड सर, पता चल गया सर। इंश्योरेंस कंपनी है उसकी सर, ठीक है जी। तो एक जमाने में और अभी भी एमसीबी के 100% शेयर उसके पास है। उसके पास एमसीबी की टॉक्सिक होल्डिंग एग्जैक्ट 51% शेयर, तो एमसीबी के बोर्ड का हेड भी है। अब मुझे एक बात बताओ सर, कल एमसीबी शेयर उठा के बाहर किसी को इशू कर दिया, वो बंदा जो कंट्रोलर बन के बैठा हुआ है उसका क्या हाल है? निकल जाए ना हाथ से, उसकी सारी डिसीजन मेकिंग निकल जाए, ऐसा है कि नहीं? ऐसा हुआ एक दफा, उनको शेयर बेचने पड़ गए इतने कि उनकी होल्डिंग आ गई 48%। लेकिन फिर इमीडिएटली उन्होंने मार्केट से मजीद शेयर्स खरीद के उसको 51 पे ले। लेकिन ऐसा हुआ है कि उनको अपनी होल्डिंग क्या करना पड़ी, पैसों के चक्कर में बेचनी पड़ी। लेकिन याद रखना, अगर राइट इशू नहीं मिले बाहर किसी, मतलब एग्जिस्टिंग वालों को नहीं ऑफर हो, तो क्या हो, एक मिनट में उसकी पावर डाइल्यूट हो जाए, ठीक है जी। एक मिनट में उसकी पावर डाइल्यूट हो जाए। वो आज कह रहा है जी मैं कंट्रोलर हूँ, पता चले पीछे से कंट्रोलर नहीं रहा, खत्म हो ऐसा। अच्छा जी, पाकिस्तान में ऐसी ऐसी कंपनीज हैं, आप थोड़ा सा आगे जाओगे आपको नॉलेज मिलेगी, कि जिनमें राइट का कंसेप्ट नहीं, जिसको चाहे हमने नए शेयर इशू करा, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाके पढ़ोगे, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो नए शेयर इशू करने के लिए लायबल नहीं है कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करें, ठीक है जी। उसमें एक प्राइम एग्जांपल है म्यूचुअल फंड्स। अभी मैं आपको कोई टेक्निकल चीज नहीं बता रहा, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे, आगे सारे कोर्सेज के अंदर चीजें तुम्हें पता चलती जाएगी, ठीक है। बस दिमाग में ये रखो कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज है उनको पहले शेयर किसको देना, ऐसा, ये बात समझ आती है। और एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या करने सर, जो जो राइट शेयर है वो मार्केट से कम रेट पे मिलेंगे, ऐसा। बोनस शेयर्स किस रेट पे मिलते हैं? इसका मतलब है टेक्निकली बोनस भी तो राइट ही है। बोनस नहीं, टेक्निकल बात करें तो बोनस भी राइट शेयर है, लेकिन उसके पैसे। अब मुझे बताओ, कोई बंदा फ्री शेयर छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, तो बगैर पूछे कंपनी उनके अकाउंट्स में डाल दी। राइट शेयर्स ये है कि भाई पहले आपको ऑफर होंगे, बोनस शेयर्स क्या, फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, तो कंपनी सोचती है कि फ्री में भी कोई मना करेगा, नहीं करेगा ना, तो कंपनी उसके अकाउंट्स में क्या करती है, डायरेक्ट डाल देती है। लेकिन राइट शेयर हम क्या करते हैं, पूछ के डालते हैं, पैसे हैं मार्केट से कम भी हैं तो दो तुम्हें दे दें हम राइट, ठीक है जी। तो टेक्निकली बोनस और राइट एक ही चीज है, राइट में थोड़े से पैसे देने, बोनस में कोई पैसे नहीं देने, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे एक छोटा सवाल और पूछूं, और सुन, एक कंपनी ने राइट शेयर इशू कर दिया। अच्छा, राइट शेयर्स कंपनी अपने पहले दिन इशू करेगी ना, जिस दिन कंपनी शुरू होगी? नहीं सर, पहली दफा तो उसको हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली दफा तो हम जनरल पब्लिक को इशू करेंगे, फिर वो बन जाएंगे हमारे शेयर होल्डर्स। अब दूसरी दफा जब इशू होगा तो फिर राइट होगा। इसका मतलब है पहले इशू के बाद जितने भी शेयर इशू होते हैं वो क्या होते हैं, राइट इशू होते हैं। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी क्या करेगी, सिर्फ राइट इशू, और कोई इशू अलाउड नहीं है, ऐसा। और पाकिस्तान में ये टेक्निकल नॉलेज तुम्हें एक क्लासरूम का टीचर नहीं देगा, ठीक है ना। पाकिस्तान में लॉ में लिखा है कि सर शेयर सिर्फ एक दफा इशू हो सकते हैं, राइट शेयर पूरे साल, कितनी दफा, एक दफा इशू हो सकते, ठीक है। आपका एग्जामिनर राइट इशू चार चार दफा करा रहा होता है सवाल, लेकिन आप उसको वहां चैलेंज नहीं करना कि तो कानूनी तौर पर अलाउड नहीं है, ये तुमने कैसे पूछ लिया, ये हो चुका है पास में। सीए फाइनल में उसने एक साल में 4 राइट इशू पूछे, और बच्चों ने पहला राइट इशू लेने के बाद कह दिया बाकी सब इलीगल है। तो खुदा के बंदो, आप अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हो, कंपनी लॉ का पेपर नहीं दे रहे हो,
ठीक है जी, दिमाग में रखना ही। अब बता जी, कंपनी ने राइट शेयर इशू करना, गौर सुनो। हाँ नहीं, उनको दोबारा बुलाया गया, एग्जामिनर ने कहा इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज तो हमने मिस कर दी, इन लोगों से और कुछ सीखने को मिलेगा, उनको दोबारा बुलाया जा रहा है। ठीक है जी, एग्जामिनर का क्लास लेने का तो टाइम है नहीं, तो ये पर्चे चेक करके अभी नई नई नॉलेज मिल रही है। जनाब बोर्ड पे देखो, आप यकीन करो, आप इंटरव्यू में जाओगे ना, वो आपसे सवाल पूछे, जो शेयर कंपनी इशू करती है उसको इशूअर कहते हैं, जो खरीद रहा होता है उसको इसको हम इन्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो खरीद रहा होता है उसको हम इन्वेस्टर कहते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इशू ही नहीं है कोई। ठीक है जी, एक इशूअर हो भी सकता है, अंग्रेजी का वर्ड इशूअर कौन है जी? जो शेयर इशू कर रहा है, खरीदने वाला इन्वेस्टर है। अभी इशूअर की अकाउंटिंग पढ़ लो, FAR 2 में फॉरेन जाओगे ना तो इन्वेस्टर की अकाउंटिंग पढ़ो, दोनों की अकाउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, और सब लोग जाते हैं, उनको इंटरव्यू में ये नहीं पता होता, वो कहते हैं जी राइट शेयर की एंट्री बताओ। हम वो खड़ा था रट्टा मार गए, ये क्रेडिट ये डेबिट जी, तो मैंने आपसे भी पूछा ही नहीं है कि इशूअर की अकाउंटिंग है या इन्वेस्टर की अकाउंटिंग, ऐसा तो याद रखना सर। अभी आप जो FAR 1 में पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? इशूअर की अकाउंटिंग। अभी थोड़े टाइम में आप जाओगे FAR 2 में, क्या पढ़ोगे? तो जब इंटरव्यू में सवाल पूछे, या आज की बात याद रखना, से अगला सवाल पूछना सर किसके पर्सपेक्टिव से एंट्री बनानी है, इशूअर के पर्सपेक्टिव से या इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, ऐसा। अब आओ मेरे बच्चों, एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं सर, एग्जिस्टिंग शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं वो 90,000 इशू किए हैं, 90,000 शेयर्स। ठीक है जी, एक की पार वैल्यू 10 है, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? 9 लाख। ये शेयर्स किसके पास है? बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पास है, एक के पास थोड़ी, बहुत सारों के पास है। कंपनी ने कहा जी हम राइट शेयर देने वाले हैं, हम राइट शेयर देने वाले हैं 20%। कितना? 20% राइट देने वाले। इसका मतलब है कंपनी ने कितने राइट शेयर्स देने? 90,000 का 20% कितने? 90,000 का 20% कितना? 90,000 शेयर्स का 20%, 18,000 क्या रुपए या शेयर? शेयर सर। अच्छा, इस वक्त मार्केट वैल्यू चल रही है 50। कितनी चल रही है? 50 रुपए पर शेयर। पार वैल्यू कितनी है? तो शेयर कैपिटल में 50 रुपए के हिसाब से डला होगा या 10 रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं होता, पार वैल्यू के हिसाब से चलती है। अब बताएं जी, कंपनी ने कहा जी राइट शेयर 30 रुपए में, कितने में? 30 रुपए में। 30 रुपए में खरीदना है तो बताओ, छोड़ेगा कोई उसको? नहीं सर, बताओ। 18,000 शेयर्स कंपनी 30 रुपए के हिसाब से अवामुन नास को बेच देगी, पैसे आएंगे कितने? 18,000 शेयर्स इंटू 30 कितने? 5 लाख। अब एक प्रॉब्लम है, ये 5,40,000 जो कंपनी ने रिसीव किए, इसमें से एक हिस्सा जाएगा शेयर कैपिटल में और एक हिस्सा जाएगा शेयर प्रीमियम में। कितना हिस्सा जाएगा शेयर कैपिटल में? 18,000 इंटू 10 और 18,000 इंटू 20। ये 20 कहां से आया? प्रीमियम है सर, प्रीमियम है। 10 रुपए पार वैल्यू है, कंपनी ने 30 रुपए का शेयर बेचा तो 20 रुपए क्या है? प्रीमियम है, ऐसा। अब बताएं सर, कंपनी एंट्री क्या पास करेगी? कैश डेबिट। कंपनी का शेयर कैपिटल था 90,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, कंपनी ने 20% राइट शेयर इशू किया। शेयर ना, तो सर 90,000 शेयर का 20% होता है 18,000। कंपनी को पैसे चाहिए थे, कंपनी ने कहा जी हमें चाहिए 18,000 और हम 30 रुपए में एक शेयर इशू करें। कंपनी को कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है? 5,40,000। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 18,000। किस रेट में इशू किए? क्यों मार्केट वैल्यू पे क्यों इशू नहीं किए? सर क्योंकि शेयर होल्डर के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा। कौन जंगली जाके शेयर खरीदेगा कंपनी से अगर वो मार्केट रेट के बराबर ही मिल रहा है? कहेगा मैं कंपनी से मार्केट से ले लेता हूँ, आसान है मार्केट से लेना, क्योंकि राइट शेयर इशू होते होते 40 दिन गुजर जाते हैं, 30 से 40 दिन का प्रोसेस होता है राइट इशू होने का। तो कहेगा जी मुझे हाजिर रेट पे अगर मार्केट में मिल रहा है तो क्या करूंगा? मार्केट से ले लूंगा। अब बताएं जी, कंपनी ने 30 रुपए में शेयर इशू किया, पैसे रिसीव हुए कितने? 5,40,000। 30,000 इंटू 18,000 इंटू कितना आ गया सर? क्रेडिट क्या करूं? शेयर कैपिटल कितना? 18,000 इंटू पार वैल्यू कितना? 180। फिर शेयर प्रीमियम कितने का? 18,000 मल्टीप्लाई बाय
3 लाख। आप यकीन करें, आप करना यही है, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। आपकी 18,000 की 3 नंबर निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 30 से, फिर ये डेबिट करो, फिर वो डेबिट करो। आपको राइट इशू के लिए मिलेगा ये 1 मिनट टोटल, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए। जितने उसके मार्क्स है ना, उसके हिसाब से उसको टाइम कितना देना है, 1 मिनट देना है। तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन 1 मिनट में कर लोगे? नहीं, आप पहले सीख लो, फिर मैं इसका शॉर्टकट। ठीक है, जब भी राइट शेयर देगा वो परसेंटेज में देगा। परसेंटेज किस पे लगाओगे? शेयर कैपिटल पे लगाओ। किस पे लगाओगे? शेयर कैपिटल पे लगाओ। इसका मतलब हमारा पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा? नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकाल लो। क्या निकाल लो? नंबर ऑफ राइट शेयर्स। किस तरह निकलेंगे सर नंबर ऑफ राइट शेयर्स? सर आपने सिंपली परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है किससे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। ऐसा ऑलरेडी कितने शेयर इशू हो चुके हैं हमारे? सर 90,000। सर हमारा राइट का परसेंटेज कितना है? 20। क्या आ गई? 18,000। 18,000 नशइयों 18,000। 180 कहां से आ गया? सर स्टेप 2, सर आप प्रोसीड्स ले लें इसकी। प्रोसीड्स का मतलब एंड क्लासिफिकेशन। जो पैसे आए वो कितने हैं? जो पैसे आए कितने हैं? सर 18,000 शेयर्स के पैसे पता है कितने हैं? 10 और 20। ये 10 रुपए की हद तक आपने डाल देना है किसमें? और सर ये 20 रुपए की अमाउंट आपने डाल देनी है किसमें? शेयर प्रीमियम। ऐसा? और ये टोटल कितना हो गया? तो आपने कैश डेबिट किया कितने से? 540। कितने से? 180 और प्रीमियम। ऐसा नोट कर लो जी। सही होता है कि जो काम आप दिन में 5-6 घंटे में निपटाते हो ना, सुबह 1.5-2 घंटे में निपटाते हो। इतना आपका दिमाग फ्रेश होता चल रहा हो। लेकिन वो फ्रेश जब होता है जब आप मनुष्य 10 बजे सोए होते हैं। 2 बजे सो के 4 बजे एक बंदा उठे और कहे सर उस वक्त पढ़ा लेकिन समझ कुछ नहीं आया, तो फिर नहीं होगा। चलो जी, कोई बुक रिकमेंड कर दे टू बिकम प्रोडक्टिव। तुम लोगों को नहीं, मुझे भी मेरी बेटी ने एक किताब बताई थी थोड़े टाइम पहले, ईट दैट फ्रॉग। मैंने आपको बताया भी है। कितने लोग पढ़ रहे हैं किताब? शुरू की है? टोटल 100 पेजेस की बुक है ये। तो शुरू की है मतलब कब खत्म होगी? ये कोई अम्मा पारा है जो आपने 2-2 आयतें पढ़नी है दिन की है? गुड। चलो जी, राइट और बोनस में फर्क क्या है? राइट में पैसे लेने थोड़े से शेयर होल्डर से, और बोनस जो है वो फ्री में मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब देखिए पेपर में एग्जामिनर ने आपको सवाल दिया और सवाल में मामलात ऐसे थे कि आपके पास शेयर कैपिटल आ रहा था सवाल में, और क्या आ रहा था बराबर में? प्रीमियम आ रहा था। ऐसा? शेयर कैपिटल में बैलेंस कितना आ रहा था? 9 लाख रुपए। हाँ, कितना आ रहा था? 9 लाख। एग्जामिनर ने आपसे कहा हमारा राइट है 20%, और हमने राइट इशू किए किस रेट पे? 30 पे। अब आपने लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करी। मुझे बताओ सर राइट कितने परसेंट है? 20%। आप सीधा सीधा यहाँ पर 20% इसी का ले लेना। 180 पक्का आ गया। 180 शेयर कैपिटल में 180 आ गया। फिर प्रीमियम डालना है। बताओ 30 रुपए में से 10 रुपए क्या है? पार वैल्यू है। बाकी 20 रुपए क्या है? प्रीमियम। शेयर कैपिटल का बैलेंस आपने डायरेक्ट निकाल लिया किससे? 20% से। अब आपने प्रीमियम का बैलेंस निकालना है। आसान है सर। 180 उठाएं, इसको डिवाइड कर दें किससे? 10 से, और मल्टीप्लाई करने किससे? 20 से। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका प्रीमियम कितना है। कितना की प्रीमियम उसका? 3,60,000। आपको इससे ज्यादा पेपर में कैलकुलेशन करने की पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपको किसी दूसरी जगह मार्क्स रुक जाएंगे। ठीक है जी, इससे ज्यादा कैलकुलेशन आपने नहीं करनी। जब भी होगा राइट
आपने उठा के सीधा सीधा शेयर कैपिटल का परसेंटेज लगा के शेयर कैपिटल में ऐड कर देना, और फिर सर जितना प्रीमियम है, प्रीमियम कितना है जी 20, यानी 10 का डबल, प्रीमियम 30 होता तो सर मैं डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देता, ऐसा आपने प्रीमियम की वैल्यू निकाली, पक्का निकाल लोगे इस तरह, ऐसे ही है सर। अभी आपको मैं सवाल दूंगा, सवाल में आपके 7-8 मार्क्स का सवाल होगा, और आपके पास 7-8 मार्क्स लेने के लिए 10 से 12 मिनट का टोटल टाइम, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही होंगी, उसमें राइट भी आ रहा होगा, बोनस भी आ रहा होगा, डिविडेंड भी आ रहा होगा, तो सारे आपने मैनेज करने, पक्का। बढ़े हम आगे। बढ़ जाए बेटा। बोनस क्या है जी, फ्री में शेयर देना, राइट क्या है, पैसे लेके देना, ऐसा, लेकिन पैसे मार्केट से कब। अब बताओ ट्रांजैक्शन में शेयर होल्डर्स क्या क्या है, पहली दफा शेयर इशू करना उसको, कैश डिविडेंड देना उसको, बोनस देना उसको, और उसको राइट शेयर इशू करना, ऐसा 4 ट्रांजैक्शन आपने देख ली, टोटल 6 ट्रांजैक्शन कितनी देख ली आपने, 4 देख ली, पक्का। बढ़े हम आगे एक स्टेप। अच्छा अब आप मुझे एक चीज ये बताएं प्यारे भाई, एक चीज है क्रोनोलॉजी, सर ये क्या है, क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है सर, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं क्रोनोलॉजी, जी ऑर्डर में सर, ऑर्डर का मतलब है पहले कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा, ऐसा। मुझे बताओ क्रोनोलॉजी का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन शेयर होल्डर्स एग्जाम में आपको दे दे 4, पहले कौन सा हुआ है, दूसरा कौन सा हुआ है, तीसरा कौन सा हुआ है, क्या ये जानना जरूरी है, हाँ ये जानना बहुत जरूरी है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक कंपनी का शेयर कैपिटल है, गौर से सुनना, और शेयर प्रीमियम है, और रिटेन अर्निंग है, गौर से सुनना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जामिनर कह रहे जी ओपनिंग बैलेंस है शेयर कैपिटल का 1 लाख, बताओ कंपनी के कितने शेयर इशू हुए, 10,000। पार वैल्यू हमेशा हम एग्जाम में क्या ट्रीट करेंगे, 10, लेकिन आपका एग्जामिनर तेज है, एक जमाने में उसने पार वैल्यू 100 रुपए दे दी, तो जरा आंखें खोल के देख लेना, ठीक है। आमतौर पर पार वैल्यू क्या होती है 10, तो बता शेयर कैपिटल कितना है जी 1 लाख, शेयर प्रीमियम एग्जामिनर ने आपको 2.5 लाख का बैलेंस दिया हुआ, रिटेन अर्निंग में 4 लाख का बैलेंस है, ये एग्जाम में दिए हुए होंगे, ऐसा। एग्जामिनर ने आपसे कहा जी फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है कैश 10%, बोनस 20%, ये फाइनल डिविडेंड किस साल का है, लास्ट ईयर का है, वेरी गुड, किस साल का है, लास्ट ईयर का है। मुझे बताओ सबसे पहले इसको इनकॉर्पोरेट करूं, ऐसा है, कितना है जी कैश डिविडेंड 10%, कितना है जी बोनस 20%, कहां से निकालूं और कहां इनकॉर्पोरेट करूं, आप एक काम करें यहाँ लिखे फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड में 2 है, कौन कौन से, कैश और बोनस, कैश कितना, बोनस कितना 20%, किससे निकालें सर ये 10%, रिटेनिंग से, कितना 1 लाख का 10% वुड बी 10,000, 1 लाख का 20% वुड बी 20,000, लेकिन सर ये 20,000 यहां से निकलेगा और यहां डल जाएगा, ऐसा। अब बताओ आपका फाइनल डिविडेंड के बाद शेयर कैपिटल कितना हो चुका है, 1,20, फाइनल डिविडेंड के बाद आपका शेयर कैपिटल कितना हो चुका है, 1,20, एक नहीं रहा, कितना हो चुका है 1,20, ऐसा है। अब बताओ कंपनी ने इसके बाद जो भी डिविडेंड देना है या जो भी राइट इशू करना है वो 1 लाख पे करना है या 1,20 पे करना है, 1,20 पे करना है, यानी सर एक दफा आपने काम कर दिया, अब उसके बाद जो फर्दर इश्यूज होंगे वो किस पे होंगे, नए शेयर कैपिटल पे। पहला आपने कर दिया फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड के वक्त शेयर कैपिटल कितना था 1 लाख, आपने उस पर सर कैश डिविडेंड भी दे दिया, बोनस भी दे दिया, पक्का।
अब आ रही आवाज? अब आ रही? अच्छा जी, आपको एग्जामिनर कह रहे हैं इंटरिम डिविडेंड है। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड कब दिया जा रहा है? फाइनल के बाद। फाइनल के बाद शेयर कैपिटल कितना हो चुका है? 1.20। कितना हो चुका है? 1.20। एग्जामिनर कह रहे जी इंटरिम डिविडेंड है फाइनल के बाद 10% कैश और 25% बोनस। अब बताओ ये 10 और 25% मैं 1 लाख पे अप्लाई करूं या 1.20 पे अप्लाई करूं? 1.20 पे अप्लाई करूंगा मैं। अब बताओ 1.20 पे कैसे अप्लाई करूंगा सर? मैं लिख रहा हूं जनाब फाइनल के बाद इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में कैश और बोनस कितना जी? 10 और 25। किस पे लगाऊं ये 10? 1.20 पे। कितना जी? 12,000। निकाले रिटेन अर्निंग से और कैश दे दें। फिर 25% निकाले रिटेन अर्निंग से और शेयर कैपिटल में ऐड कर दें। ऐसा? अब बताओ सर आपके पास अब इंटरिम के बाद कितना हो गया? 1.50। ऐसा? अब बताओ अगर राइट शेयर जाएंगे तो किस पे दोगे? 1.50 पे दोगे। ऐसा है? तो मुझे एक बात बताओ, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ट्रांजैक्शन में शेयर होल्डर्स हुए उसमें पहले कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था और फिर कौन सा हुआ था। ऐसा? आमतौर पे पहले क्या होगा? फाइनल होगा। आमतौर पे पहले क्या होगा? फाइनल होगा। उसके बाद इंटरिम और राइट में से कोई भी पहले हो सकता है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? फाइनल। उसके बाद इंटरिम और राइट में से पहले कभी राइट आएगा, फिर इंटरिम आएगा, और कभी पहले इंटरिम आ रहा होगा फिर राइट आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है। ऐसा बता, हमने फाइनल डिविडेंड इनकॉर्पोरेट कर दिया, इंटरिम भी कर दिया। ऐसा है? अब एग्जामिनर ने आपसे कहा हमारे राइट शेयर में, गौर से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो भी आपने किया आप मुझे करके भी दे रहे हो, ठीक है जी। एग्जामिनर ने कहा हमारा जो राइट है, अब राइट है 20%। कितना? राइट कितना जी? 20%। और हम राइट इशू कर रहे हैं किस प्राइस पे? 40 रुपए की प्राइस पे। किस पे? अच्छा, आप सबको पता होना चाहिए कि 40 पे 10 क्या है? पार वैल्यू। और 30 क्या है सर? इंटरिम। 30 वो जो है हमारे पास प्रीमियम है। अब बताओ इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें? बड़ा आसान है सर। आपका शेयर कैपिटल कितना है करंट? 1.5 लाख। अब बताओ सर मैं क्या करूं राइट के लिए? इसी का 20% ले लूं सीधा सीधा, और अब मैंने प्रीमियम में भी एक अमाउंट डालनी है। वो कैसे डालूं? सर आप इसको डिवाइड कर दें 30,000 को किससे? 10 से मल्टीप्लाई कर दें किससे? 30 से। 40 से नहीं, 40 तो प्राइस है ना। 40 में 10 रुपए पार है, और 30 रुपए प्रीमियम। कितना? अब एक बात बताओ सर, मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, क्या राइट शेयर इशू करते हुए आपका रिटेन अर्निंग हिट होगा? नहीं सर, तुम पैसे ले रहे, कौन सा उनको बांट है? बांट थोड़ी रहे कुछ। याद रखना हमारा कोई रिटेन अर्निंग का अमाउंट हिट। अब बताओ हमारा शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1.80 हो गया। अब बताओ आगे की जो ट्रांजेक्शन होगी वो किस पे लगेगी? 1.80 पे लगेगी। ऐसा है? तो मुझे बताओ ट्रांजेक्शन में शेयर होल्डर्स को ये जानना जरूरी है कि हमारे पास पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। ऐसा है? उसको कॉपी करें सर। हमने सर अभी तक इस टॉपिक के 60 से 65% कॉन्सेप्ट्स देख लिए। 3 कॉन्सेप्ट्स और रहते हैं, इसके बाद आप एग्जाम के क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, सिवाय एरर और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, वो हटा के आप पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो मैं समझूंगा काम हो गया जी। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कह रहे जी, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन 2019 में रमीद लिमिटेड। सर कंपनी ने कैश डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है। कब? फाइनल डिविडेंड। किस साल का ये? पिछले साल का। कब दिया ये? फेब में दिया। फिर राइट इशू किया कब? जून में। कितना जी? 20%। किस रेट पे? 28 में। 18 क्या है सर? 10 क्या है? 10 पार है और 18 प्रीमियम। ऐसा? तो जो वैल्यू आएगी उसको 10 से डिवाइड करोगे, 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर वो कह रहे जी इंटरिम डिविडेंड भी हमने दिया 15 और 10%। ये कब दिया? अक्टूबर में दिया। तो सर हमारे पास क्रोनोलॉजी क्या बैठी? फाइनल, राइट और फिर इंटरिम। ऐसा? सर ये कह रहे जी हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं 480 शेयर कैपिटल में, 2 लाख प्रीमियम में और 9 लाख इसमें रिटेनिंग में। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 3,20,000। ऐसा? अब मुझे एक बात बताएं,
सबसे पहला काम मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए क्या करूंगा? सर मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ ओपनिंग बैलेंस ले लूंगा। कितने हेड्स है मेरे पास? शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है और रिटेन अर्निंग, ऐसा। अब बताए मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ रहा है कितने का? 480, 2 लाख और 9 लाख। अब मैं काम कर रहा हूं, इसमें पहला काम जो मैं करूंगा ना एग्जाम में, मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा इसके, ताकि सारे डिविडेंड फिर मैं आगे दे सकूं। ठीक है जी, करंट ईयर का भी पुराना भी। कितना जी? ये क्योंकि आप बनाते साल के एंड में, और आप ये जो स्टेटमेंट है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बनाते, सिर्फ ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देते। बाकी आप स्टेटमेंट अपनी मर्जी से जैसे भी बनाओ। तो बंदा प्रॉफिट एंड में ऐड कर दे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, तो शुरू में ऐड कर दे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, अब बता जी हमारे पास ये कितना हो गया? 480, फिर 2 लाख, फिर 1220। अब आपने इसमें से क्या करना है? फाइनल डिविडेंड भी लास्ट ईयर का देना है, इंटरम भी देना है, राइट इशू भी करना है। यहां से मैं आपके हवाले कर रहा हूं चीजें। ठीक है जी, यहां से मैं आपके हवाले कर रहा हूं चीजें। थोड़े टाइम के लिए मैं इसको कॉपी करके यहां लेके जा रहा हूं। चले जी, आपके सामने सर सवाल है, यहीं से आपको चीजें चाहिए। इतना सवाल मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ। शाबाश, मुझे करके दो, कंप्लीट करके दो ये स्टेटमेंट। पहले क्या डालना है इसमें? फाइनल, फिर क्या डालना है? राइट, फिर इंटरम, ऐसा टोटल फिर करके दो। शाबाश, जिंदगी तबाह हो गई है, व्हाट्सएप और स्नैपचैट ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ जी, बढ़े आगे, मैं कराऊं उसको? अच्छा जी सर, सुने दोस्त, अब आओ नीचे। सबसे पहले मुझे बताओ, मैं इसमें कौन सा डिविडेंड इनकॉर्पोरेट करूं? सर फाइनल डिविडेंड इनकॉर्पोरेट करता हूं। ये हेडिंग डालना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, कैश कितने का जी? कैश परसेंटेज कितनी? 10 और बोनस का 20, ऐसा। अब एक 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 जानवर होता है, उसको हम कहते हैं सुलेमानी। ठीक है जी, वो थोड़ा सा काटता है लोगों को। एक बच्चा पूछेगा, सर व्हाट इफ के पहले बोनस दे दिया जाए? नहीं, ये याद रखना, एक दिन पे अनाउंस होने वाली सारी चीजें एक ही शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई होंगी। अगर यहाँ पर कैश बोनस के साथ राइट भी होता, तो हम तीनों को किस पे अप्लाई करते हैं? 480 पे अप्लाई करते, ऐसा। एक ही दिन पे पहले ये, फिर ये, फिर ये नहीं होगा। एक दिन पे अनाउंस होने वाली सारी चीजें किस पे अप्लाई होंगी? एक शेयर कैपिटल। अगले दिन कोई चीज अनाउंस हुई तो फिर वो नए शेयर कैपिटल पे होंगे। ठीक है, अब बताओ सर, मेरे पास 480, 10% कितना? 48,000 का कैश है, ये तो निकल जाएगा ना यहाँ से। इसका तो बाकी दूसरा कोई इम्पैक्ट यहाँ नहीं आएगा। दूसरा 96 इसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब मैंने पेंसिल से एक काम ये करना है कि इसका टोटल कर देंगे कितना? 570। बस ये मैंने पेंसिल से लिख के अपने पास रख लिया, डन। फिर जब अगला स्टेप पे जाऊंगा ये मिटा दूंगा। ठीक है जी, अब बताएं मेरे पास उसके बाद क्या है सर? फाइनल के बाद राइट इशू कितना जी? राइट शेयर्स इशू कितना जी? 20% है, नहीं? निकालो जरा, 576 का 20%, 1,15,200। अब मुझे प्रीमियम की फिगर निकालनी है, तो 1,15,200 डिवाइडेड बाय 10 पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 18 प्रीमियम कितना? और इन दोनों को ऐड करूं तो इतना कैश मेरे पास आ जाएगा। ऐसा ही है ना, जिंदगी आसान। अब सर इसको टोटल करने, 6691 200।
ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। ये रिपीट कर दें भैया, हमने राइट शेयर इशू किए 20%, तो हमारा जो शेयर कैपिटल था उस वक्त उसका हमने 20% लेके यहाँ डाल दिया। इससे पहले हमने भी कुछ 4 दफा ये कैलकुलेशन की है। ठीक है जी। सर हमने राइट शेयर इशू किया 28 रुपए, ठीक है, जिसमें 10 रुपए का पार है, 18 रुपए का प्रीमियम। तो हमने कहा जी हमने एक बंदे से टोटल 28 रुपए लिए, 10 रुपए हमने डाल दिए शेयर कैपिटल में और 18 रुपए के बराबर हमने अमाउंट डाल दिया किसमें, शेयर प्रीमियम। ऐसा। अब बताओ सर मेरे पास इस राइट इशू के बाद, इस राइट इशू के बाद, ये राइट इशू हमने यहाँ भी किया है, यहाँ भी यही किया ना हमने। क्लियर हो गया बेटा ये? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास इंटरिम, इंटरिम हमने कब दिया, जब राइट इशू हो चुका है। ऐसा। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड में भी 2 है, कैश और बोनस। कितना है जी परसेंटेज टर्म्स में? 15 और 10। तो अब बताओ ये किस पे अप्लाई करूं? 691 200 पे कितना? 103 680 और 10%। अब ये इधर ऐड हो जाएगा, खत्म, सारी ट्रांजैक्शन खत्म। अब एक काम करो, इन सब का जेन्युइन टोटल कर दो और ये हटा 7। बार बार टोटल करना जरूरी नहीं है, गलती कर दोगे और कुछ नहीं। ये कितना बेटा? ये 407 200। ऐसा है। चलिए अगर आपने कॉपी करना है तो कर लें, और आपको मैं 3-4 मिनट पहले ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, कितने मिनट पीछे करिए? 5 मिनट पीछे। ठीक है जी, बस हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं कल की क्लास में। अच्छा, कल मैंने होमवर्क नहीं दिया क्योंकि इतना कुछ हमने पढ़ा नहीं था। आज की क्लास में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं, तो आज मैं छोटा सा होमवर्क आपको दूंगा। ठीक है जी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे होगा? ट्रांजैक्शन विद शेयर होल्डर्स के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कभी रिटेनिंग का बैलेंस ना हो तो फिर डिविडेंड कैसे दे सकते हैं, कल इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है।